हेलो एवरीवन, जॉब सीकर आईक्यू में आपका स्वागत है। पेयर 2023 के हिस्ट्री सीरीज़ में आज का टॉपिक है हमारा गुप्त साम्राज्य। आज हम गुप्त काल पर बात करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे पिछले 5 वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें मैंने बहुत सारे फैक्ट्स को डिस्कस किया है। ये फैक्ट मैंने कई बुक्स से तैयार किए हैं जो कि पेयर 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पिछले वीडियो में मैंने हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मौर्य साम्राज्य पर बात की है। अब हम देखते हैं गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य कैसे आता है वो देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है पाषाण काल से। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता आती है, इसके बाद वैदिक सभ्यता, इसके बाद जैन धर्म, फिर बौद्ध धर्म। ये दोनों धर्म पैरेलल में चल रहे थे। इसके बाद मगध आता है। मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य था। इसके बाद मगध पे ही सबसे पहले शासन हुआ बृहद्रथ वंश का। इसके बाद होता है हर्यक वंश का। इसके बाद होता है शिशुनाग वंश का। इसके बाद होता है नंद वंश का। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को मारने के बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके ही बिंदुसार थे राजा और अशोक थे। मौर्योत्तर काल आता है। मौर्योत्तर काल में मौर्य शासन समाप्त होने के बाद मौर्योत्तर आता है। पहले मौर्योत्तर में देसी उत्तराधिकारी फिर विदेशी उत्तराधिकारी बात करेंगे। देसी में आते जो पैरेलल में चल रहे थे देसी विदेशी। देसी उत्तराधिकारी में शुंग वंश आता है, कंड वंश, सातवाहन, वाकाटक और चेदी। खारवेल जो राजा था वो चेदी वंश से आता है। विदेशी उत्तराधिकारी में यूनानी, हिंद, यवन ये एक ही हैं। इनके राजा थे मिनांडर। इसके बाद आते हैं शक। इसके बाद आते हैं पल्लव। इसके बाद आते हैं कुषाण के राजा थे कनिष्क। इसके बाद आता है गुप्त काल। गुप्त काल देखते हैं। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। इसके चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी को गुप्त वंश की स्थापना की थी। इससे पहले श्रीगुप्त ने जो स्थापना की थी वो स्वतंत्र राज्य की स्थापना नहीं थी। इसके बाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना, गुप्त साम्राज्य की स्थापना 320 ईस्वी को गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। यह वंश कम से कम 510 ईस्वी तक रहा, शासन तक रहा है। गुप्त वंश के राजा थे नरसिंह, बालादित्य को छोड़कर इसके राजा थे। शासक हुए, स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। इसके बाद आते हैं घटोत्कच। इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। गुप्ता संवत की शुरुआत इन्हीं ने की थी 319 एडी में। इसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त, जिन्हें पराक्रमांक जिनकी उपाधि थी, जिन्हें कविराज भी कहा जाता है, जिन्हें परम भागवत भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, जिन्हें शकों को हराने के कारण इनको साकरी भी बोलते हैं। कुमारगुप्त थे, जिन्हें महेंद्रदित्य कहा जाता है, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने? कुमारगुप्त ने। इसके बाद आते हैं स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य बोलते हैं, इन्होंने हूणों को हराया। अंतिम शक्तिशाली राजा था कौन? विष्णुगुप्त। अब देखते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले आते हैं इसके परिचय। गुप्त शासन में कला, स्थापत्य, साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, धातुकर्म, दर्शन शास्त्र में बहुत सारी प्रगति, इसलिए इंडियन हिस्ट्री में ये स्वर्णकाल कहा जाता है। अब देखते हैं, बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, जिनका शासन था 335 एडी से 375 एडी। ये पेयर 2023 में सिलेबस में शामिल है। समुद्रगुप्त यह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। इसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में है। इनका दरबारी कवि हरिशेर था। इसका दरबारी कवि हरिशेर था जो कि पेट 2000 में आया है। एक और कवि था इनका वसुबंध। उसने प्रयाग प्रशस्ति का संकलन किया था। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में 8 राजाओं पर विजय प्राप्त की थी और दक्षिण पंथ के राजाओं में 12 राजाओं पर विजय प्राप्त की थी। उसने नॉर्थ में कितने 8 राजाओं को हराया था और दक्षिण में 12 राजाओं को हराया था। इसके बाद उसने अश्वमेध यज्ञ किया। उसने सिक्के जारी किए। अश्वमेध यज्ञ से सिक्के जारी किए बीड़ा बजाते हुए। ये संगीत का शौकीन था। बीड़ा बजाते हुए इसकी सिक्के जारी हुए थे। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ये संगीतज्ञ था, विद्या का संरक्षक भी था। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है। अश्वमेध का उल्लेख चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता के पूना लेख से मिलती है। इसने जो दक्षिण के 12 राज्यों को हराने के बाद अश्वमेध यज्ञ किया था। तो इसका वर्णन कहाँ मिलता है? ये प्रभावती गुप्त थी ना, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, उसने पूना लेख लिखवाया था, उसी में इसका जिक्र है। समुद्रगुप्त ने श्रीलंका शासक मेघवर्ष ने गया में बौद्ध मठ बनवाने के लिए अनुमति मांगी, जो कि समुद्रगुप्त द्वारा दी गई थी। जो श्रीलंका का शासक था इसका नाम था मेघवर्ष। उन्होंने कहा था
कि हम बौद्ध मठ को बनवाने जा रहे हैं, उसकी परमिशन दीजिए। तो अब इन्होंने परमिशन दी थी। दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराए जिन्हें इनके नाम है। ये क्वेश्चन आता है UPPCS में आया था। ये क्वेश्चन इनको याद रखना, ज़्यादा डीप में जाता है तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। राजा और स्थान, सबसे पहले राजा था जिन्हें हराया था इन्होंने मंटराज। मंटराज ये कहाँ के राजा थे? ये कौशल के राजा थे मंटराज। नंबर 2 पे हैं महेंद्रगिरी, ये कहाँ के राजा थे? ये पिष्टपुर के राजा थे। इसके बाद आते व्यागराज, ये कहाँ? महाकांतार के राजा थे। इनको ट्रिक से याद कर लें तो अच्छा रहेगा। इसके बाद चौथे राजा थे जिन्हें हराया था स्वामीदत्त, ये कोट्टूर के राजा थे। ये 5वें राजा थे एरंडपल, ये दमन के राजा थे। महेंद्र 6ठे राजा थे जो कौशल के राजा थे। इसके बाद आते हैं नीलराज जो अवमुक्त के राजा थे। इसके बाद आते हैं 8वें राजा हस्तिवर्मा जो बेंगी के राजा थे। इसके बाद आते हैं उग्रसेन जो राजा थे पलक के राजा थे उग्रसेन। इसके बाद आते हैं 10वें राजा कुबेर जो देवराष्ट्र के राजा थे। इसके बाद आते हैं धनंजय जो कुशस्थलपुर के राजा थे। इसके बाद आते हैं अंतिम राजा 12 जो विष्णुगोप थे जो कांची के राजा थे। विष्णुगोप ये 12वें राजा थे, ये कांची के राजा थे। इन्हीं राजाओं को उन्होंने हराया था। इसके बाद ही अश्वमेध यज्ञ किया था। देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जो कि पैट में शामिल है ये सिलेबस में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी क्षेत्र गुजरात, कठियावाड़ एवं पश्चिमी मालवा में शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इन्होंने शकों को हराने के बाद ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और उज्जैन से शासन करना प्रारंभ किया था। कहाँ से शासन किया था? उज्जैन से। किसे? शकों को हराने के बाद। उदयगिरी गुफा अभिलेख विदिशा मध्य प्रदेश और सांची अभिलेख के द्वारा इसके बारे में जानकारी। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? उदयगिरी गुफा अभिलेख है, ठीक है, और सांची का अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है कि विक्रमादित्य ने किसको? शकों को हराया था और उज्जैन से फिर इन्होंने शासन किया था। इसने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नाग के साथ विवाह किया और पुत्री का नाम प्रभावती गुप्त था। इनसे जो उत्पन्न पुत्री हुई थी उसका नाम प्रभावती गुप्त था, जिसने पूना लेख लिखवाया था। प्रथम शासक जिसने चांदी के सिक्के चलवाए और शेर की आकृति बनवाई थी, यही शासक था जिसने, ये क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। चांदी के सिक्के सबसे पहले किसने चलवाए? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास खड़े महरौली के लौह स्तंभ में चंद शब्द इसके लिए प्रयोग किया गया है। जो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास ये महरौली स्तंभ है, ये लौह स्तंभ है जिसमें आज दिन तक जंग नहीं लगी है। इसमें चंद्र शब्द लिखा हुआ है जो किसके लिए प्रयोग किया गया? चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए। इनके दरबारी कवि कौन थे? कालिदास और अमर सिंह इनके दरबारी कवि थे। और चीन का बौद्ध भिक्षु फाहियान इसके दरबार में आया था। चीन का बौद्ध भिक्षु था फाहियान जो इनके दरबार में आया था। और इन्होंने क्या कहा था? फाहियान चीन, मध्य एशिया, पेशावर के स्थल मार्ग से 399 ईस्वी में भारत आया था। ताम्रलिप्ति से श्रीलंका तथा पूर्वी द्वीपों से होते हुए समुद्री मार्ग 414 ईस्वी में स्वदेश लौटा था। सबसे पहले आया ये कब था? 399 ईस्वी में गया था। कब था? ये 414 ईस्वी में स्वदेश लौटा। उसने मतलब क्या कहा था? ये क्वेश्चन आते रहते हैं। मध्य देश ब्राह्मणों का देश है, उसने ऐसा बताया था। मध्य देश ब्राह्मणों का देश है, यहाँ के लोग सुखी और संपन्न थे। लोगों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, केवल आर्थिक दंड का प्रचलन था। अब मध्य प्रदेश के लोग किसी जीवित प्राणी की हत्या नहीं करते थे तथा मांस, मदिरा, प्याज तथा लहसुन आदि के प्रयोग नहीं करते थे। मतलब चांडाल लोग थे वही करते थे अकेले। ये किसका? मीट, मदिरा, प्याज, लहसुन का प्रयोग। मध्य देश के लोग क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। जो विनिमय व्यवस्था थी, वस्तु विनिमय, उसमें कौड़ियों का प्रयोग करते थे। फाहियान ने पवित्र बौद्ध स्थानों की यात्राएं की। संकिसा गए, वहाँ पे फाहियान श्रावस्ती में गया। अनेक स्मारक तथा भिक्षु देखे उन्होंने। पाटलिपुत्र में अशोक का राजमहल देखा और उसने इतना प्रभावित हुआ कि उसे देवताओं से निर्मित बताया। उसने पाटलिपुत्र को भी देखा और उसने कहा इसे देवताओं ने बनवाया है। उसने नालंदा, राजगृह, बोधगया, वैशाली, श्रावस्ती, कपिलवस्तु की भी यात्राएं की हैं। चीनी ग्रंथों में भारत का इंतु कहा गया। चीनी ग्रंथों में भारत को इंतु कहा गया है। भारत को क्या कहा गया है? इंतु। ये फाहियान से थोड़ा परिचय था, उनकी यात्रा का विवरण। हम देखते हैं नेक्स्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अभी देख रहे थे। इसकी पहली राजधानी इसने बनवाई थी पाटलिपुत्र और दूसरी राजधानी कौन थी? उज्जैनी थी। उज्जैनी के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को इन्होंने हराया था। किसने? रुद्र सिंह तृतीय को। शकों को हराने के कारण मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली के चांदी सिक्के चलवाए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते हैं। व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलवाए थे किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसे? शकों को हराने के बाद।
इसके शासन में विद्या केंद्र पाटलिपुत्र और उज्जैनी थे। ये पाटलिपुत्र और उज्जैनी, इसको याद रखना, किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अब देखते हैं इनके नवरत्न कौन कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। ये आया है पैड 2021 में आया है ये। इनके नवरत्न कौन है? क्षेपक थे, धन्वंतरी थे, कालिदास थे, अमर सिंह थे, बरामिहिर थे, बरूची थे, शंकु थे, बेताल भट्ट थे और हरिशेर थे। हरिशेर समुद्रगुप्त में थे और इसमें भी थे। अब देखते हैं इन्होंने कुछ संवत पे बात करते हैं। विक्रम संवत कब चलाया गया था? 57 BCE में। और शक संवत कब चलाया गया था? 78 AD में। गुप्त संवत कब चलाया था? 319 AD में। विक्रम संवत किसने चलाया था? विक्रमादित्य ने। शक कनिष्क ने चलवाया था। इसके बाद गुप्त संवत किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ये याद रखना है, विक्रम संवत 57, शक 78, गुप्त 319 AD। अब देखते हैं इनकी प्रशासनिक इकाई ये कैसे राजकाज करते थे। देश एक प्रशासनिक इकाई थी जिसका अधिकारी क्या होता था? गवर्नर। भुक्ति, इसके बाद देश के बाद आता है भुक्ति। देश को छोटे छोटे भागों में काटा, इसके बाद भुक्ति का अधिकारी था उपरिक। भुक्ति को भी कुछ विषय में डिवाइड किया गया था, जिसका राजा था विषयपति, अधिकारी था विषयपति। विषय को भी कुछ पैठ में डिवाइड किया गया था, जिनका अधिकारी था पैठपति। पैठ को भी कुछ ग्राम में, जैसे आजकल तहसील को ग्राम में बांट दिया जाता है, वैसे ही पैठ तहसील होगी, उसको भी ग्राम में बांटा गया, जिनका अधिकारी था ग्रामपति या महत्तर। अब देखते हैं कुछ इनके अधिकारी थे जिनको कौन कौन सा विभाग दे रखा था इन्होंने। महाबलाधिकृत, ये सेनापति थे, सेना विभाग को देखते थे, युद्ध के अधिकार प्रधान थे। महादंड नायक, ये न्यायाधीश मतलब न्यायालय के प्रधान थे। दंड पाशिक, ये पुलिस प्रशासन के प्रधान थे। महाभांडगिरी गिरधिकृत क्या था? ये राजकीय कोष से संबंधित उनके प्रधान थे। महाझपटलिक, ये इंपॉर्टेंट है, ये अभिलेख को देखते थे, उसके प्रधान थे। अग्रहारे, ये दान विभाग के प्रधान थे। दुर्वाधिकरण, ये किसके थे? कर वसूलने वाले प्रधान थे दुर्वाधिकरण। उद्रक क्या था उस टाइम? उद्रक स्थायी कर, जो स्थायी कृषक थे ना, उनसे कर लिया जाता है, उसे बोलते थे उद्रक। और ये उपरकर क्या होता है? जो अस्थायी कृषक थे उनसे लिया जाता था। उद्रक और उपरकर ये कर है। उद्रक लिया जाता था स्थायी कृषकों पर, और ये उपरकर किससे लिया जाता था? अस्थायी कृषकों पर। अब देखते हैं इनके कुछ गुप्तकालीन नाटक और नाटककार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मालका अग्निमित्रम। ये कालिदास द्वारा लिखित पुस्तक है, नाटक है। ये अग्निमित्र और मालविका की प्रणय कथा की आधारित है। इसमें अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी है। किसमें? मालका अग्निमित्रम में, जो कालिदास द्वारा नाटक लिखा गया था। इसके बाद विक्रम उर्वशीयम, ये भी कालिदास ने लिखा है। सम्राट पुरूरवा और उर्वशी अप्सरा की प्रणय कथा पर आधारित है। ये प्रेम कथा है सम्राट पुरूरवा और उर्वशी की। अब ज्ञान शाकुंतलम, ये भी कालिदास का नाटक है। दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है। मुद्रा राक्षस, ये विशाखा दत्त की है। ये ऐतिहासिक नाटक है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के मगध के सिंहासन में बैठने की कथा है। ये इसमें मगध का जिक्र किया गया है। किसमें? मुद्रा राक्षस में। ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की। देवी चंद्रगुप्तम, ये विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया नाटक है। ये ऐतिहासिक नाटक में चंद्रगुप्त द्वारा सकराज का वध कर उसकी ध्रुव स्वामिनी से विवाह करने का वर्णन इसी में है। चंद्रगुप्त द्वारा सकराज को मार डाला गया। इसके बाद उसकी बीवी ध्रुव स्वामिनी से इसने विवाह किया था। किसने? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। इसके देखते हैं नेक्स्ट नाटक क्या है? मृच्छकटकम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको शूद्रक ने लिखा था। इसमें नायक चारुदत्त, नायिका बसंत सेना, राजा ब्राह्मण, ज्वारी व्यापारी, वैश्या, चोर, धूर्त का वर्णन मिलता है। स्वप्न प्रवास दत्तम, ये भास द्वारा लिखी नाटक है। इसमें महाराजा उदयन और वासदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। प्रतिज्ञा योगंद्राणकम, ये भास ने लिखी है। इसका नाटक लिखा है। महाराजा उदयन के योगंद्राण की सहायता से वासदत्ता को उज्जैनी से लेकर भागने का वर्णन है। चारुदत्तम, ये भी भास ने लिखी है। इस नाटक का नायक चारुदत्त मूलतः भास की कल्पना है। ये कल्पना नाटक है। देखते हैं और कुछ रचनाएं हैं कालिदास ने कौन कौन सी रचना की है। ऋतुसंहारम, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। नई बुक है। ज्योतिर्विद्य भरण, ये नया बुक है। दंडन ने क्या लिखा है? काव्य दर्शन और 10 कुमार चरित्र, ये दंडन की लिखी
बुक हैं काव्य दर्शन और 10 कुमार चरित्र। भास ने क्या लिखा है? उरूभंग। भास ने उरूभंग लिखा है। भारवी क्रांति अर्जुनियम। अमर सिंह ने अमरकोश लिखी है। बरामेर ने क्या क्या लिखा है? व्रत संहिता पच सिद्धांता। व्रत संहिता और पच सिद्धांता यह ज्योतिष ग्रंथि है। चरक ने क्या लिखा है? ये चरक संहिता लिखा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया है पेट में। विष्णु शर्मा ने ये पंचतंत्र लिखी है। बुद्ध घोष ने विशुद्ध मग लिखी है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखी है। चंद्र गोविंद ने चंद्र व्याकरण में लिखा है। चंद्र व्याकरण। चंद्र गोविंद ने क्या लिखी है बुक? चंद्र व्याकरण। ये कामंडक ने क्या लिखी है? नीतिसार। ये अलग बुक है, कामंडक की नीतिसार है। शंकु ने शिल्पशास्त्र लिखी है और गुणान की है बृहत कथा। गुणान ने क्या लिखी है? बृहत कथा। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखने। अब देखते हैं सुदर्शन झील का इतिहास। ये सुदर्शन झील या इसके आते रहते हैं क्वेश्चन, इसका पूरा इतिहास ही देख लेते हैं क्या क्या हुआ था। सबसे पहले इसका निर्माण सौराष्ट्र के राज्यपाल पुष्पगुप्त वैश्य द्वारा किया गया था, जो चंद्रगुप्त के शासन में था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में था। इसके बाद अशोक के समय यवन राज के राज्यपाल थी तो शासन ने इस पर बांध बनवाया। किसके? अशोक के इसके शासनकाल में अशोक के समय में यमन राज तो शासन ने इस पर बांध बनवाया। किस पे? सुदर्शन झील पे। इसके बाद शक शासक रुद्रदामन के राज्यपाल सुविशाख द्वारा इस पर बांध की मरम्मत करवाई। पहले क्या हुआ? इस झील का निर्माण करवाया किसने? पुष्पगुप्त ने। इसके बाद उसकी मरम्मत किसने करवाई? उस पर बांध किसने बनवाया? यवन राज ने, जो कि अशोक के यहाँ रहते थे। इसके बाद उसकी मरम्मत किसने करवाई? सुविशाख ने, जो कि शक शासक रुद्रदामन के राज्यपाल थे। इसके बाद आते स्कंदगुप्त, सौराष्ट्र के राज्यपाल के पुत्र चक्रपालित द्वारा पुनः इसका मरम्मत किया गया। इस बांध की पुनः मरम्मत की गई किसके द्वारा? चक्रपालित द्वारा। ये किसके? स्कंदगुप्त के राज्यपाल थे। इसके बाद समुद्रगुप्त के कवि देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। समुद्रगुप्त के दरबारी में कौन कौन कवि थे ये आते हैं। एक था वसुबंध और एक थे हरिसेन। एक थे वसुबंध, एक थे हरिसेन। एक थे वसुबंध, एक थे हरिसेन, को याद रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो मेरा हर्षवर्धन पे होगा, जिसको आप ज़रूर देखें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा हर्षवर्धन, इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।